गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंपनियों के प्रकार शुरू करवाए थे। चैप्टर नंबर 3 है ये। इसमें मैंने आपको समामेलन के आधार पर वर्गीकरण करवा दिया था और सेकंड नंबर पे दायित्व के आधार पर वर्गीकरण हो चुका है हमारा। थर्ड जो पॉइंट है इसके अंदर अंशों के हस्तांतरण के आधार पर वर्गीकरण, कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं अंशों के हस्तांतरण के आधार पर। तो ये आपको इस तरीके से करना है। इसको अंशों के हस्तांतरण के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, निजी कंपनियां और दूसरी है सार्वजनिक कंपनियां। निजी कंपनी कौन सी होती है? निजी कंपनी होने के लिए उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, या आप पॉइंट बना के लिखेंगे। कोई भी ऐसी कंपनी निजी कंपनी है जो अपने अंतर नियमों द्वारा नंबर 1 अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, यानी उसके अंशों को वो हस्तांतरित नहीं कर सकता कोई शेयर होल्डर कंपनी की परमिशन के बिना। तो नंबर 1 ये है, जो कोई भी कंपनी निजी कंपनी कहलाएगी यदि वो अपने अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, नंबर 1। नंबर 2, जिसमें अंशों के सदस्यों की संख्या, अंशधारियों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। तो अब वो कंपनी भी, पर ये 200 व्यक्तियों में कुछ व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता। कौन से ऐसे व्यक्ति जो शामिल नहीं होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं और कंपनी के सदस्य हैं, वो इन 200 में शामिल नहीं हैं। या फिर ऐसे कर्मचारी जो कंपनी में पहले सेवा में थे और सदस्य भी थे, लेकिन नौकरी छोड़ दी उन्होंने, लेकिन फिर भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं, वो भी इन 200 व्यक्तियों में शामिल नहीं करते। ये आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो इतना ही याद लिख लेना केवल। जो नंबर 1 जो अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, नंबर 2 जो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है, नंबर 3 कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। तो ये 3 विशेषताएं जिस कंपनी में होती हैं वो कंपनी एक निजी कंपनी होती है, जो अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, सदस्यों की संख्या 200 रखती है। तो ये आपकी है अंशों के हस्तांतरण पर वर्गीकरण। इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कम से कम यानी कि 2 होनी चाहिए और अधिकतम मैंने बता ही दिया है 200 होनी चाहिए। इसे अपने नाम के अंत में प्राइवेट शब्द का प्रयोग करना ज़रूरी है, जैसे एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से। दूसरी कंपनी है सार्वजनिक कंपनी। ये इसके जो 2 पार्ट्स थे अंशों के हस्तांतरण के आधार पर, पहला है निजी कंपनी, दूसरी है सार्वजनिक कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी में कौन सी होगी? नंबर 1 तो यही है कि ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी है। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं, जो अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, जिसके सदस्यों की मैक्सिमम लिमिट पे कोई लिमिट नहीं है, कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, जिसका पंजीकरण और समामेलन कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। ये याद हो गया होगा आपको। अंशों के हस्तांतरण पर आधार पर 2 प्रकार की कंपनियां हैं, निजी और सार्वजनिक। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की हैं? तो स्वामित्व के आधार पर कंपनियों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहली है सरकारी कंपनी, दूसरी है सूत्रधारी कंपनी और तीसरी है सहायक कंपनी। पहली है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी कौन सी होती है? सरकारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल का 51% भाग केंद्रीय या राज्य सरकार के पास हो, बाकी का 49% जनता को आमंत्रित कर सकती है या किसी और अन्य व्यक्तियों के पास हो सकता है, लेकिन 51% भाग किसके पास होगा? केंद्रीय या राज्य सरकार के पास। तो वो कौन सी कंपनी है? सरकारी कंपनी होगी।
तो स्वामित्व के आधार पर पहली कंपनी जो है वो है सरकारी कंपनी। इसकी विशेषताएं हैं, आगे बताती हूँ मैं आपको। इसमें आगे आपको करना है ये बताकर इसका पेड अप कैपिटल 51% कितना हो। इसके बाद इसमें आपको कंपनी अधिनियम के प्रावधान लिखने हैं कि सरकारी कंपनियों पर लागू होने वाले कंपनी अधिनियम के प्रावधान कौन कौन से हैं। पहला तो ये है अंकेक्षक की नियुक्ति और अंकेक्षण किया जाना। तो अब जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियों में ऑडिटर कौन सा नियुक्त होता है, सरकारी ऑडिटर की नियुक्ति होती है और अंकेक्षण इसका जो क्या होता है सरकार के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, सरकारी कंपनी का ही अंकेक्षक होता है जिसे सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और वो सरकारी कंपनी की लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण की विधि और जो भी बातें हैं उसकी, जैसे कैसे करना है ऑडिटिंग, वो सारे के सारे डिटेल जो है वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल बताता है। भारत का कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल बताता है ऑडिटर को कि सरकारी कंपनियों का लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कैसे करना है, किस प्रकार करना है। तो ये है सरकारी कंपनियों के प्रावधान। ये अंकेक्षक की नियुक्ति सरकारी अंकेक्षक होता है और अंकेक्षण का मेथड भी वही होगा जो कि ऑडिटर जनरल उसको बताएगा। दूसरा है अंकेक्षण, अंकेक्षक और वार्षिक रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना। जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियों में जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है उसको अपनी रिपोर्ट संसद में या राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। सरकारी कंपनियों का जो ऑडिट होता है उसमें जो ऑडिटर ऑडिट करता है उसको अपनी रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करनी है, संसद और राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करनी है। तीसरा है सरकारी कंपनी के अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट मिली हुई है। कुछ विशेष प्रावधान है जिनसे कंपनी इसको छूट मिली हुई है सरकारी कंपनियों को। जैसे कि सरकारी कंपनी के जो संचालक हैं उनकी नियुक्ति पुनर्नियुक्ति के संबंध में सरकार ने छूट दे रखी है सरकारी कंपनियों को। इसी प्रकार प्रबंध संचालकों की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति के संबंध में छूट दे रखी है। ऐसे कुछ छूटें दे रखी है सरकार ने सरकारी कंपनियों को। सरकारी कंपनी की स्थिति कैसी होती है, सरकारी कंपनी के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। यद्यपि सरकारी कंपनी की कुछ विशेषताएं होती हैं परंतु इन्हें सरकार के समान नहीं माना जाता है। इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, केवल साधारण कंपनी की तरह ही होते हैं। ठीक है, सरकारी कंपनियों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। सरकारी कंपनी एक मिश्रित उपक्रम है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, शेष 49% शेयर किसी के भी पास हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक मिश्रित उपक्रम है। तो ये अधिनियम थे सरकारी कंपनियों के। इसके बाद इसी में स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं, स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण कर रहे हैं, इसमें सरकारी कंपनी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है सूत्रधारी कंपनी और तीसरे नंबर पे है सहायक कंपनी। सूत्रधारी को समझने से पहले आप सहायक कंपनी को समझ लीजिए क्योंकि सूत्रधारी कंपनी में डेफिनेशन आपकी यही दे रखी है कि जब दूसरी कंपनी इसकी सहायक कंपनी हो तो वो कंपनी सूत्रधारी कंपनी होती है। जब कोई कंपनी इसकी सहायक कंपनी हो तो वो सूत्रधारी कंपनी होती है। इसके लिए आपको सहायक कंपनी का पता होना चाहिए कि सहायक कंपनी कौन सी होती है। सहायक कंपनी कौन सी होती है जिसमें नंबर 1 जिसमें ये विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, दूसरी कंपनी का इस कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण हो। नंबर 1 पॉइंट, यानी कि इसके ऊपर कोई कंपनी होल्ड करती हो इसके प्रबंध को। ठीक है, तो कोई दूसरी कंपनी हो जो इस कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण रखती हो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, दूसरी कंपनी इस कंपनी के साधारण अंश पूंजी के अंकित मूल्य के आधे से अधिक अंशों की धारक हो। मोर देन 50% शेयर कैपिटल हो दूसरी कंपनी के पास, मीन्स होल्डिंग कंपनी के पास, किसकी, सहायक कंपनी की, और वो इसके मतदान पर भी अधिकार, वोटिंग पावर भी आधे से अधिक हो, तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी होगी। और जिसके शेयर्स दूसरी कंपनी के पास होंगे वो एक सहायक कंपनी होगी। तो पहला यही है कि दूसरी कंपनी का इस कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण हो। नंबर 2, दूसरी कंपनी का इस कंपनी के साधारण अंश पूंजी के अंकित मूल्य से आधे से अधिक की धारक हो और मतदान पर आधे से अधिक अधिकार हो। नंबर 3,
यदि वह किसी ऐसी कंपनी की सहायक है जो स्वयं किसी अन्य कंपनी की सहायक है। इसको आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ मैं इस थर्ड पॉइंट को, कि अगर मान लीजिए ए कंपनी है, ए होल्डिंग कंपनी है, बी इसकी सब्सिडरी कंपनी है। ए होल्डिंग है, बी इसकी सब्सिडरी कंपनी है, और बी की सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? सी। ए सूत्रधारी, बी इसकी सहायक, और बी की सहायक सी। तो सी इज ऑटोमेटिकली अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ये किसी ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है जो पहले से ही किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी है। तो अगर ए सूत्रधारी कंपनी है और इसकी सहायक कंपनी बी है, और बी सूत्रधारी कंपनी है, इसकी सहायक कंपनी सी है, तो सी ऑटोमेटिकली एक सहायक कंपनी बन जाएगी, कंपनी ए। तो तीसरी विशेषता इसकी ये है। ये आपका था ये वाला एक्सप्लेनेशन, सहायक स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। तो ये 4 आपके हो चुके हैं, इनको याद कर लेना। 4 आधार पर बता दिया मैंने, 2 आधार रह रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँ। ओके।